सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो आर एस मेंस एग्ज़ाम है, उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए इंटरव्यू स्टेज के लिए, है ना, इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं फर्स्ट फेज़ की। तो 1 दिसंबर से जो इंटरव्यू हैं वो आपके आर एस के शुरू हैं। सो स्पेशली उन कैंडिडेट्स जो फर्स्ट स्टेज में इंटरव्यू फेस करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं, है ना, डाउट्स हैं कि वो किस तरह के टॉपिक्स पर फोकस करें, किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो इसी के अंदर जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और उससे जो फर्दर क्वेश्चंस फ्लो करते हैं, उनके जो सिंपल आंसर्स हैं, वो मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें डिस्कस भी किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, है ना, सर्च कर सकते हैं उन वीडियोस को, जो आपको इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपको हेल्प करेंगे उनको आंसर करने में। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो हर वीक में, है ना, मैंने एक एक तरह से, है ना, रेजोल्यूशन लिया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूज़पेपर में, जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, और इवन जो आप लोग मॉक्स दे रहे हैं उसमें भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा डेप्थ में देखें। इसमें वो टॉपिक भी हैं जो ऑर्गेनिकली धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जैसे स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल्स का इंडिया के अंदर, वो टॉपिक्स हैं, और राजस्थान में भी हो रहा है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको इन डेप्थ में पढ़ना है। और कुछ होते हैं इश्यूज जो होता है ना, जैसे फ्लेवर होता है सीजन का, आपका इंटरव्यू है, उसी हफ्ते कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो उसके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक एवरग्रीन टॉपिक है, वो है आपका सीयूपी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। जैसे यू ऑल नो, आप थोड़ा सा को डेप्थ में देखना, तो यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, है ना, ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपने मेंस की तैयारी के टाइम पढ़ा भी होगा, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होगा। तो रिसेंटली उसकी जो 30th जो उसकी मीटिंग है वो रिसेंटली कंक्लूड हुई है। तो इस बार जो वेन्यू है वो एक तरह से ब्राजील के अंदर है, और कौन सी वो जगह है जहाँ पे वो वेन्यू है, वो है बेलम। सो बलीम है या बेलम है, वॉटेवर, है ना, आपको टर्म पता होना चाहिए, जहाँ पे ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ। इसको हाईलाइट करने का जो पॉइंट, ये बताना नहीं कि ब्राजील में हुआ, है ना, इसमें ये है कि इसमें इश्यू क्या थे, तो वो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इसमें जो ग्लोबल साउथ है ना, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो ग्लोबल नॉर्थ है सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या जिनको इवन ग्लोबल साउथ को हम लोग कहते हैं लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, LMDC का जो ग्रुप है, उनका अपना एक स्टांस है क्लाइमेट को लेके, है ना। इन कंट्रीज के लिए, जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया भी है, चाइना भी है, उनके लिए डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एनवायरनमेंट तो है ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। ठीक है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट डेवलपमेंट, है ना। उनके लिए डेवलपमेंट ऑलरेडी दे आर, है ना, उनका पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट। ठीक है, सो उनका जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट है ना, एक क्लासिक डिबेट भी है। सो डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है, एंड दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, है ना, कि भाई उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज सिंस दे हैव डेवलप्ड, उनका फोकस है एनवायरनमेंट के ऊपर। अब इसमें जो मेन जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो ये है कि, है ना, जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, तो जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ कह सकते हैं हम लोग समझने के लिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, सो अब हमको क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है ना, हमें हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसकी वजह से जो मैन मेड जो एक तरह का डिजास्टर है, उसको अगर हमें काउंटर करना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि वी शुड फोकस ऑन अडेप्टेशन, है ना। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, अडेप्टेशन सेंट्रिक होना चाहिए। हमारी जो भी एक्टिविटीज है, जो ग्लोबल नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वी शुड फोकस ऑन मिटिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये क्या है मिटिगेशन और क्या है अडेप्टेशन, और ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो नुआंसेस हैं। ठीक है, तो मिटिगेशन में क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशंस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसके एमिशंस को कट डाउन करना, है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करना इज नोन एज मिटिगेशन रिलेटेड एफर्ट्स, जिस पर डेवलप्ड कंट्रीज का फोकस है।
अडेप्टेशन का मतलब होता है जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, या है ना, हाउ डू यू मेक योर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, है ना, डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे बनाए, है ना, कैसे आप अपने आप को अडॉप्ट करें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, है ना, जैसे साइक्लोन है ना, जैसे सडन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना, जैसे, है ना, सडन टाइफून है, या जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो जहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ता है, वो एक्सट्रीम सूखा पड़ता है, जहाँ पे बारिश होती है एक्सट्रीम बारिश होती है, तो उसको अडेप्ट करना, है ना, वो ग्लोबल साउथ का फोकस है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका फोकस है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करना। तो ये, है ना, दोनों ही क्लाइमेट चेंज को फाइट करना चाहते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो इसी को लेके, है ना, रिसेंटली न्यूज़पेपर में चीजें आई हैं। अडेप्टेशन क्या है, ये आपको इमीडिएट, है ना, बेनिफिट देगा शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को आप कट डाउन करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं अडेप्टेशन में तो उसका इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा आपको, लेकिन इसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो तो जो आपके हिस्टोरिक एमिशंस हैं, है ना, उसके कारण हो रहा है। तो अगर आप कट डाउन भी करते हैं एमिशंस तो कोई ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डिबेट है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया है, जिनको, है ना, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं, LMDC जो ग्रुप है इसके अंदर, है ना, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो उनका अडेप्टेशन पे फोकस है, और इनका जो डेवलप्ड कंट्रीज है ग्लोबल नॉर्थ है उनका आपका मिटिगेशन सेंट्रिक एक्टिविटीज पे फोकस है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करना है ना, इंडिया का कहना है कि अगर आपको ग्रीन हाउस गैस को कट करना है तो यू हैव टू कट डाउन ऑन जो डर्टी फ्यूल है जैसे कोल, है ना, उसको कट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो एनर्जी सोर्स है अभी भी वो मेनली क्या है, कोल है, डर्टी फ्यूल है। तो अगर हम एमिशंस कट डाउन करते हैं तो वी हैव टू कट डाउन ऑन कोल का जो यूसेज है। ऑटोमेटिकली जो हमारा डेवलपमेंट है ना, हमारी जो ग्रोथ रेट है, दैट विल आल्सो गेट अफेक्टेड अगर हम मिटिगेशन में फोकस करते हैं। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू फोकस ऑन मिटिगेशन, रादर वी वांट टू फोकस ऑन, है ना, अडेप्टेशन। क्योंकि इंडिया के मानना है कि जो डेवलपमेंट होगा ना तो अपने आप ही, है ना, लेटर ऑन वी विल हैव इनफ मनी टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। सो डेवलपमेंट इज आवर बेस्ट, यू कैन से बेट, और द बेस्ट, है ना, डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ एमर्जिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये है ना, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, इशू क्या है। बात दोनों ही क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की कर रहे हैं, लेकिन एक बात कर रहा है अडेप्टेशन की और एक बात कर रहा है मिटिगेशन की। तो वो एक स्टांस में फर्क है, और वो फोकस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का भी फर्क है, ठीक है। इसी के अंदर कुछ की टर्म्स जो आपको अपने लेवल पे पढ़नी है वो है, जैसे पुरानी टर्म है CBDR, और टर्म है विच इज नोन एज पेरिस एग्रीमेंट, है ना, वो भी आपको, है ना, इसके अंदर, है ना, इस टर्म को आप लोग अपने लेवल पे देख लें। सो बोथ CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पेरिस एग्रीमेंट, है ना, दोनों चीजों को। तो इसमें ये डिबेट उठ रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कहीं ना कहीं, है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जो पूरा आर्किटेक्चर है उसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ें, है ना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है ना, जिसको आपको डेप्थ में पढ़ना है फॉर दी इंटरव्यू स्टेज RAS का, वो है जो ऑनगोइंग आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, किसका, जो हमारी वोटर लिस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल रोल है। तो वोटर लिस्ट का जो ऑनगोइंग है अभी वो बेसिकली 9 स्टेट्स में चल रहा है प्लस 3 यूटीज में चल रहा है। तो टोटल, है ना, 12 यू कैन से, है ना, स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है। इसमें राजस्थान में भी एक्टिविटी ऑनगोइंग है, ठीक है। तो उसमें क्या इशू है ना, पहला जो इसका फेज था वो बिहार में हुआ था, अब सेकंड फेज में 12 जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वो इसमें कवर हो रहे हैं। और चूंकि राजस्थान भी इसका हिस्सा है इस टाइम सेकंड फेज के अंदर, इसलिए ये क्वेश्चन तो ना 99% यू कैन एक्सपेक्ट कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो हर व्यक्ति इसको तैयार करके आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, आपने कितना डेप्थ में, है ना, कंसेप्चुअली उसको कैसा समझा है ना, क्या आपने उसको सतही तौर पे समझा है या आपने उसको, है ना, जमीन एकदम अंदर में जाके चीजों को समझा है, वहां पे इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये किसका हो रहा है, आपका इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का हो रहा है। कौन सी वोटर लिस्ट, राजस्थान के केस में इस तरह का जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, जस्ट टू गिव एन आइडिया, वो 2002 में हुआ था। इंटेंसिव जो रिवीजन था इलेक्टोरल रोल का, उसी को ही अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, जैसे या तो लोग भरेंगे फॉर्म 6 जो लोग नए वोटर हैं, या जिन लोगों को
है ना कुछ करेक्शन कराना है नाम में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, वो भरेंगे फॉर्म 8, या वो उनको ट्रांसफर करवाना है ना, वो दूसरे स्टेट में चले गए, ठीक है। तो ये रिवीजन करने के बाद एक तरह से ये जो आपकी लिस्ट है ये अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं वो बीएलओस कर रहे हैं, और बीएलओस क्योंकि रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहे हैं ना, अगर आप भी आरएस बनते हैं तो है ना आपके नीचे भी लोग काम करेंगे, तो जो बूथ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, एमपी के इलेक्शन के लिए, एमएलए के इलेक्शन के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट बूथ्स में डिवाइड होती है, और बूथ्स के लेवल पे एक बीएलओ होता है जिसको कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, ओके। ये जो व्यक्ति है वो क्या होता है, जनरली वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होता है या फिर कोई आंगनवाड़ी वर्कर होता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके मेरे घर पे आएगा, फॉर्म 6 फॉर्म 8 वॉट एवर फॉर्म इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और वो डिटेल्स भरेगा, आपको हेल्प करेगा डिटेल भरने के लिए, इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए। तो जो मेन जो पूरा जिसके पे बाहर है इस पूरी एसआईआर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने का, वो आपका जो फुट सोल्जर है विच इज दी बीएलओ, है ना, बूथ लेवल ऑफिसर, उसके ऊपर है। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि बहुत सारे, क्योंकि डेडलाइन टाइट है ना, 1 महीने का टाइम दिया है, सो दे आर नॉट एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर्स। कुछ लोग के खिलाफ है ना गवर्नमेंट ने, है ना, यूपी में हो गया जैसे, है ना, गवर्नमेंट ने एफआईआर भी कराई है कि वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है ना, टाइम से नहीं कर रहे हैं या रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रेशर में आके, है ना, शो कोज नोटिस मिलने के कारण लोगों ने, है ना, सुसाइड भी कमिट कर लिया है। तो आपको पता होना चाहिए ना प्रेजेंटली क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों जो बीएलओज हैं वो, है ना, डेथ, है ना, क्यों रिसेंटली दे हैव कमिटेड सुसाइड्स, और कैसे उस चीज को हम लोग टैकल कर सके। और जो पहले जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, है ना, वो उसको हम लोग, है ना, ये लोग मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्म भरवा रहे हैं उसमें आपका अगर पहले से इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है या आपके रिलेटिव का है, तो उससे इसकी मैपिंग की जा रही है। तो कंसेप्चुअली, है ना, ये पूरे फॉर्म्स 6 क्या है, 8 क्या है, कैसे फॉर्म भरा, आपने भी भरा है, मैंने भी फॉर्म भरा है, अगर आपने भरा है तो आपको पता होगा कि इस फॉर्म में कौन कौन से कॉलम है ना, एपिक नंबर क्या होता है, ओके। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को देखना है। और जो अभी जो एसआईआर हो रहा है 12 स्टेट्स में, यूटीज में, वो बिहार वाली एसआईआर से कैसे अलग है। बिहार में क्या था ना कि इफ यू रिमेंबर, डॉक्यूमेंट्स को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी कि आधार एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और सडनली वो पूरा एक्सरसाइज हुआ, उसमें कोई पहले से कोई, है ना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ। एक जो मेजर जो क्रिटिसिज्म है कि किसी भी प्रकार का पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने, है ना, बिना पार्टी को कंसल्ट किए हुए ओवरनाइट, है ना, इस चीज को लॉन्च कर दिया एसआईआर को, जो अपडेशन है उसमें, है ना, तरह तरह के आरोप लगे, एलिगेशंस कहेंगे, पीपल एलिज की वोट चोरी हो रही है, या, है ना, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कह रहे हैं। तो आपको इस पूरे इश्यूज में, है ना, क्या तो उसके प्लस हैं और क्या उसके माइनस है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में आपको जानना है। तो आपको एक बैलेंस्ड, है ना, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना है इंटरव्यू के अंदर, आपका क्या ओपिनियन है पूरी चीज को लेके। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो रही है, पहले भी हुई है एक्सरसाइज के ऊपर, अभी भी हो रही है, ठीक है। लोग कोर्ट में जाते हैं जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको थोड़ा डेप्थ में देखना है चीजों को, है ना, एसआईआर क्या है, क्यों करना जरूरी है, इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करना क्यों जरूरी है ना, टाइम टू टाइम, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका क्रिटिसिज्म है ना, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेज में आप देखेंगे इतनी अफरा तफरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें। वो बेचारे फॉर्म भरते हैं, दिन में तो साइड डाउन हो जाती है ना, पूरी उनकी मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, लोगों को फॉर्म नहीं भरने आते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप थोड़ा डेप्थ में देखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस हफ्ते आपके आरएस के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ये जो नाम है हेली गुब्बी। तो हेली गुब्बी इज अ यूनिक नेम, जो रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कहाँ पे, इथोपिया में। तो इथोपिया आप देख सकते हैं, है ना, इसकी जो कंट्री है आदिस अबाबा है इथोपिया की। ये जो लोकेशन है हेली गुब्बी, जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ है ना, वॉल्केनो जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, नियर रेड सी, है ना। तो ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, और यहाँ पे हेली गुब्बी लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये इरप्शन तो यहाँ पे हुआ, ठीक है, और इसमें जो ऐश जनरेट हुई, जो स्मोक जनरेट हुई, वो काफी हाइट तक गया, और हाई लेवल पे जो विंड्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो ट्रेवल करते 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 पाकिस्तान होते हुए इंडिया आते हुए दिल्ली, है ना, यूपी तक वो आ गया, राजस्थान क्रॉस करते हुए, जिसके कारण ऑलरेडी दिल्ली के अंदर फॉग का, है ना, स्मोक वगैरह का प्रॉब्लम, पार्टिकुलेट मैटर का, है ना, PM10 2.5, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी वेरी हाई है, प्लस इससे फ्लाइट इफेक्ट होती है, उनके जो इंजिन में ये घुस जाता है,
तो उसको डैमेज कर सकता है। तो इसी के ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई मैग्मा या लावा नहीं निकला, और इसके अंदर बेसिकली जो था वो आपका स्मोक है या जो ऐश है ना, जो वो आपको मेनली इसमें ऐश क्लाउड्स बने। तो ऐश क्लाउड्स है ना, हाइट पे क्या है कि जो विंड्स हैं वो तेज चलती हैं, तो वो फ्लोट करते करते दिल्ली तक पहुंच गई। अब तो वो इंडिया को एग्जिट भी कर गया पूरी तरीके से, जो क्लाउड था ऐश क्लाउड। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना है ना। ये 12,000 साल बाद है ना एक्टिव हुआ है ये जो वोल्केनो है। इसमें एक है ना एक चीज आई है कि अगर किसी वोल्केनिक इरप्शन में अगर सिलिका का कंटेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा है ना विस्कस होगा, तो वहां पे जो मैग्मा फ्लो करने की बजाय वहां पे ब्लास्ट होगा। जहां पे सिलिका का लेवल या जो कंटेंट है कम होगा, वहां पे जो विस्कोसिटी कम होगी है ना, और वहां पे आपको लावा या मैग्मा का स्मूथ ना फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ना पता होना चाहिए। तो ये एक चूंकि न्यूज में था, इसमें आपका ज्योग्राफी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना न्यूज़पेपर में आया है इंडियन एक्सप्रेस में, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को लेके और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको लेके एक बहुत सुंदर आर्टिकल आया है। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है उनसे पूछ सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें है ना, इनकी जो हेडिंग है फॉलिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो कम हो रही है, और वो जैसे जैसे महंगाई कम हो रही है वैसे वैसे जो नॉमिनल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो भी कम हो रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल और रियल जीडीपी ग्रोथ में क्या फर्क होता है वो आपको पता होना चाहिए। रियल होता है बेसिकली जो आपका नॉमिनल जो जीडीपी है उसमें अगर आप जो इन्फ्लेशन है ना उसके इफेक्ट को हटा देते हैं तो व्हाट यू गेट इज रियल जीडीपी ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो नॉमिनल जीडीपी इज ऑल्सो कमिंग डाउन। ठीक है, जो करंट प्राइसेस पे निकालते हैं दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी, और जो आप कांस्टेंट है ना बेस ईयर प्राइसेस पे निकालते हैं वो आपका रियल जीडीपी है। तो प्रेजेंट में अगर आप देखें तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम लोग बात करें है ना, यहाँ पे दिस इज सीपीआई। तो सीपीआई ऑलमोस्ट 1.7% है इस टाइम ना आपका सीपीआई, जबकि डब्ल्यूपीआई जो सेकंड क्वार्टर में है वो ऑलमोस्ट 0% है ना, ऑलमोस्ट 0% है, जबकि आपका सीपीआई 1.7% है। तो जनरली सीपीआई कितना रहना चाहिए आपने पढ़ा होगा है ना, आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि इट शुड बी 4 ± है ना 2% होना चाहिए। तो बेसिकली 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, तो ये तो उससे भी नीचे है। ओके, तो ये एक ना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इसके अंदर, न्यूज़ के अंदर। इसमें देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है अगर हम उसकी बात करते हैं ना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ उसके सामने जिसको कहते हैं ना टेल विंड है, पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, तो क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, चैलेंजेस क्या है। यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने है ना रिसेंटली इंडिया के ऊपर 50% आपके आई थिंक ऑलमोस्ट अगस्त के एंड में 50% ट्रेड टैरिफ लगाया इंडियन गुड्स के ऊपर। जो भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, यूएस इज ए बिग मार्केट फॉर आवर गुड्स, स्पेशली जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए, उस पर 50% उन्होंने टैरिफ्स लगाए। तो जो हमारे गुड्स हैं उसकी डिमांड कम हो जाती है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बट एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव भी हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। जैसे गवर्नमेंट ने है ना डिमांड को रिवाइव करने के लिए जो जीएसटी, अगर आपको याद हो ना 22 आई थिंक सितंबर के आसपास गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कट्स इंप्लीमेंट किए है ना, गाड़ियां सस्ती होगी, ऑटोमोबाइल सस्ते हो गए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने पहले है ना आईटी जो इनकम टैक्स जो का जो बर्डन है उसको भी उन्होंने गवर्नमेंट ने कट किया था। तो दो पॉजिटिव एक तरह से कह सकते हैं फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे। ठीक है ना, फिस्कल मेजर्स होते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, आपने पढ़ा है, ये फिस्कल मेजर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जीएसटी रेट कट किया है और इनकम टैक्स कट किया है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, लो लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन ना, लो लेवल्स ऑफ जो महंगाई है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, लो लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसके कारण भी है ना इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। और एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई विल फर्दर कट डाउन दी रेपो रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपका रेपो रेट कट, जो इन्फ्लेशन आपका वो एक वेरिएबल है ना जोन के अंदर है, वो लोअर लेवल की तरफ है, 2% से भी नीचे 1.7% जैसा हमने देखा, जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई है जिसके बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लो इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसके कारण जो आपकी करंट प्राइसेस हैं वो भी कम है, तो उसके कारण आपका कहीं ना कहीं जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी डाउन हो गई है। ठीक है, वो भी आपकी डाउन हो गई है। उससे क्या प्रॉब्लम है, देखिए जब आप बजट बनाते हैं है ना, इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे तो बजट में जो आप एस्टिमेट्स लेते हैं ना कि कितना आपका
है ना, टैक्स रेवेन्यू का मोबिलाइजेशन होगा, जीएसटी कलेक्शन कितना होगा, ठीक है, रेवेन्यू साइड में टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हम लोग नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे, है ना, उसको एक अज्यूम करके चलते हैं, जैसे है ना 10% ग्रोथ रेट होगा या है ना 8% ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, ये अज्यूम करके हम लोग मानते हैं कि अगले साल हमारे पास इतना टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होगा और हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली खर्चा करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि नॉमिनल इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो नॉमिनल जीडीपी भी कम की ग्रोथ रेट भी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके बजट एस्टिमेट्स है ना, जिसको बीई फिगर्स कहते हैं, बजट एस्टिमेट फिगर्स कहते हैं, वो आपके सारे गड़बड़ा जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपका टैक्स रेवेन्यू कम होता है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कम होता है नॉमिनल जीडीपी नीचे आने की वजह से, तो आपके जो फिस्कल डेफिसिट है ना, जो आपका एक्सपेंडिचर माइनस एक तरह से जो रेवेन्यू है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, दैट विल आल्सो इंक्रीज, और ऑटोमेटिकली जो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो है दैट विल आल्सो इंक्रीज, जीडीपी रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। तो अगर नॉमिनल जीडीपी कम डाउन होता है तो कहीं ना कहीं आपके जो बजट के जो एस्टिमेट्स अजम्पशंस है वो पूरे हेवायर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है और आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो भी बढ़ जाता है। तो यही चीजें मैंने है ना इसमें आपको बताने की कोशिश करी है। तो रिसेंटली जो नॉमिनल जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 8.8% हो गया, जबकि जो रियल जीडीपी दैट इज डूइंग गुड, दैट इज ऑलमोस्ट 7% प्लस है, 7.8% है। तो यही चीज आई है न्यूज़पेपर के अंदर कि भाई रियल जीडीपी तो ठीक है, बट जहां नॉमिनल जीडीपी की हम लोग बात करते हैं वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि सारे assumptions जो हमारे बजट के वो नॉमिनल जीडीपी से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा लोअर नॉमिनल जीडीपी से, ये पड़ेगा कि जनरली हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू जो आपका जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर आपका जो टैक्स रेवेन्यू अगर कम होता है ना, आपके जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मोबिलाइजेशन कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट विल आल्सो कम डाउन। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है दैट इज लेस देन योर जीवीए का जो ग्रोथ रेट है, जैसा कि है ना अभी हो रहा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इसके अंदर, तो इसको आप लोग समझें। बट ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जीएसटी रेट कट किया है, इनकम टैक्स रेट कट किया है, तो इसके कारण जो नेगेटिव इंपैक्ट था है ना, यूएस जो टैरिफ वॉर है या जो ट्रेड टैरिफ्स है 50% का, उसको है ना कंपनीज के प्रॉफिट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कहीं ना कहीं लो इन्फ्लेशन से है ना, जो ऑलमोस्ट 0% डब्ल्यूपीआई प्रोड्यूसर्स जो इन्फ्लेशन है वो, प्लस इनकम टैक्स की जो जीएसटी के जो रेट कट्स वगैरह हैं उसके कारण डिमांड रिवाइव हुई है, तो उनके प्रॉफिट्स और अच्छे हैं, बुरे होने के वजह उल्टा इंप्रूव हुए हैं, है ना। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है। तो उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस ये हैं कि डिमांड बढ़ी है और जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की, वो लो इन्फ्लेशन होने के कारण, डब्ल्यूपीआई होने के कारण वो कम है, तो उनके प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है रादर देन डिक्रीज होने के। तो ये एक है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक न्यूज आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, आज ही आया है, और उसमें राजस्थान की बात हो रही है। उसमें राजस्थान में जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात हो रही है। आपको पता है कि भाई है ना राजस्थान इंडिया के अंदर 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, या जिनको कहते थे ना प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो अभी भी एग्रीकल्चर करना नहीं जानते, प्रिमिटिव प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं कर रही है, उनके पास कोई है ना इस तरह की कोई है ना मीन्स भी नहीं है सस्टेनेंस के, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी क्या, वो एग्रीकल्चर ही नहीं कर रहे, उससे पुरानी कंडीशन में है। तो इस तरह के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो कि पर्टिकुलरली है ना बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो ऐसे 75 हैं, और उनके लिए स्पेशल है ना गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है, पीएम जनमन स्कीम, है ना। इसको मुझे बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो एसटीज के लिए जो स्कीम है उसमें भी जो पर्टिकुलरली हाशिए पे हैं, वल्नरेबल हैं, उनके लिए जो स्कीम है दैट इज पीएम जनमन स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना चाहिए ना, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो ये स्कीम है पीएम जनमन स्कीम। राजस्थान में जो 75 जो गवर्नमेंट ने पीवीटीजी आइडेंटिफाई किए थे है ना बैक इन 1975, उसमें से एक राजस्थान में जो ट्राइब है दैट इज द सहरिया ट्राइब, राजस्थान में भी इसका पॉपुलेशन, एमपी में भी है। और रिसेंटली जो 12 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि जो इनके जो हैबिटेशंस हैं, सेटलमेंट्स हैं, आई थिंक 31 हैबिटेशन सेटलमेंट है, उनको ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाएगा, है ना। ऐसी रोड जो है ना 12 महीने है ना यूज हो सकती हैं, इस तरह की रोड जो पक्की रोड है उनसे उनको कनेक्ट किया जाएगा, सो दैट उनका जो एक्सेस है मार्केट में वो बढ़ सके, उनका जो मूवमेंट है आराम से हो सके। तो पीएम जनमन स्कीम
इनके लिए लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा, सेफ हाउसिंग होगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये स्कीम्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको अगर आपको टैकल करना है परमानेंटली, है ना, कम डाउन तो हो गया है, हाँ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए, है ना। उससे अफेक्टेड एरियाज जो रेड कॉरिडोर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। रिसेंटली जो इनके जो हेड हैं उन्होंने, है ना, एक तरह से गवर्नमेंट को सरेंडर किया है। तो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, तो उसमें डेवलपमेंट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल है, उसमें वो ऐसी स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। उनको कनेक्ट करना ऑल वेदर रोड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देख लें, एक जस्ट टू, है ना, आपके नॉलेज के लिए, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है ना, वन ऑफ द कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया है, कि भाई हम अंडर 16 जो बच्चे हैं ना उनको सोशल मीडिया, फेसबुक, आई डोंट नो क्या क्या यूज करते हैं लोग, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विच, है ना, एक आता है गेमिंग वाले करते हैं यूज। तो जो उनका जो सोशल मीडिया यूसेज है उसको गवर्नमेंट, है ना, एक तरह से बैन कर रही है ना। और ये कंपनीज की जिम्मेदारी कि वो आइडेंटिफाई करें, एक रीजनेबल स्टेप्स लें कि जो अंडर 16 जो यूथ है, जो टीन्स हैं, एडोलेसेंट हैं, वो सोशल मीडिया के कारण जो भी उनमें, है ना, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ का इशू है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, उनसे बचाने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया इनिशिएटिव। ऑस्ट्रेलिया इज बैनिंग सोशल मीडिया यूसेज। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल में वो कई बार ब्लू वेल जैसे गेम खेलते हैं, उनका जो प्रेजेंस ऑनलाइन चाइल्ड का इतना सेफ नहीं है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूसेज को कट डाउन करने की जरूरत है। तो इसके प्लस क्या है और इसके माइनस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आई थिंक इंडोनेशिया ने भी ऐसा किया है, तो इंडिया में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको इस पर एक व्यू होना चाहिए, अपना इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। एंड लास्ट आज ही आया है रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, जिसमें चाइना का एक छत्र राज है, एक तरह से आप कह सकते हो, चाइना का होल्ड है। उसमें उसी चीज को, होल्ड को, स्ट्रेंगल होल्ड को खत्म करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज लॉन्चिंग इट्स ओन इनिशिएटिव, है ना, आपका स्वदेशी जो इनिशिएटिव विकसित भारत के डायरेक्शन में, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बेसिकली, है ना, यूज होते हैं। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम, है ना, 7,280 करोड़ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है टू कट डाउन आवर रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स। तो हम जो मेनली जो भी इंपोर्ट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो हमारे, है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज में यूज होते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हम चाइना पे डिपेंडेंट है, और चाइना इज आवर राइवल, है ना, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो उस चीज को सही नहीं है, वो हमारा एक तरह से अखिलीज हील है। तो उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स में जैसे होता है नियोडाइनियम आयरन बोरोन मैग्नेट्स, ठीक है, ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो पता होना चाहिए इसके बारे में कि गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव ले रही है, और गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आपका हो गया PLI स्कीम हो गया, है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको इन डेप्थ पढ़ना है, जैसे COP हो गया आपका, जैसे आपका SIR हो गया। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, ऑन गोइंग टॉपिक है, कंट्रोवर्सीज हैं, है ना, और क्या उसमें नुआंसेस हैं वो आप जानें, और BLOs की क्या हालत है, ऐसी क्यों है, उसके बारे में आप जानें, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया। और वी विल सी, है ना, नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वी विल डिस्कस देयर एंड देन। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।